राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा पीएचडी स्टूडेंट लेकर आया हूँ बीएससी टू एमएससी फिजिक्स जर्नी। यहाँ पर भाई मैं आपको सभी बुक्स के नोट्स प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक, ये सारे नोट्स मेरे हैंड रिटन नोट्स है भाई। ये जैसे हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स के नोट्स हो गए, ये मेरा मैथमेटिकल फिजिक्स के नोट्स हो गए, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक के नोट्स हो गए, ये भाई मैथमेटिकल फिजिक्स के हैं, और ये भाई हमारे क्वांटम के नोट्स हैं, ये दोनों क्वांटम के हो गए, ये हमारे भाई न्यूक्लियर फिजिक्स के हो गए, ये हमारे भाई इलेक्ट्रॉनिक के हो गए, ये फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गई, ये भाई हमारी एटॉमिक फिजिक्स हो गई, और ये भाई थर्मोडायनामिक हो गई, और ये भाई इलेक्ट्रॉनिक फिर से हो गई भाई। ठीक है, ये सारे भाई मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। इन सबको मैं यहाँ पर एक एक वर्ड समझाऊंगा और आप सभी यहाँ से इजीली अपने नोट्स बना सकते हैं। इनकी हेल्प से भाई आप आईआईटी जैम, नेट, जेआरएफ एंड किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम बिल्कुल आसानी से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक चलेंगे। तो यहाँ पर भाई हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर भाई आप बिल्कुल ईजिली हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं। तो भाई आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स से। तो भाई मैं एक बार इन सबको साइड में रख देता हूँ। भाई साथ साथ में अपने नोट्स ज़रूर बनाना, बिना नोट्स बनाए कुछ भी नहीं होगा भाई। ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, और यहाँ पर भाई आप लोगों को बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स से। तो हमारी स्टार्ट होती है भाई आज पहली क्लास। ये भाई मैथमेटिकल फिजिक्स है। तो हम स्टार्ट करें भाई, सबसे पहले हम मैट्रिक्स से स्टार्ट करेंगे भाई, जो कि हर एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं भाई मैट्रिक्स से। देखो भाई, मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का। यहाँ पर जो एलिमेंट है वो अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकते हैं, और कोई भी करैक्टरिस्टिक्स हो सकता है। यहाँ पर भाई आप बिल्कुल डिट्टो नोट्स बना सकते हैं। ये मैं यहाँ पर मैंने एक एक वर्ड बिल्कुल खोल कर रखा है, बिल्कुल ही ईजिली मेथड से कर रखे हैं। तो यहाँ पर भाई हम मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है वो होता है भाई m क्रॉस n का। यहाँ पर जो हमारा m है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रो को, और n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कॉलम को। अगर हम m क्रॉस n करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है भाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को। तो हमारे जो बेसिक ऑपरेशन है भाई, हम मैट्रिक्स में जो बेसिक ऑपरेशन लगाते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। एनी टू मैट्रिक्स कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट इफ दे हैव सेम ऑर्डर। दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब वो दोनों सेम ऑर्डर की हो। इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल then they have same order and सेम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अगर हमारी दो मैट्रिक्स बिल्कुल इक्वल हैं तो हमारे पास जो उनके अंदर एलिमेंट है वो बिल्कुल इक्वल होंगे भाई। अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स ये है ए आई जे एम क्रॉस एन, और बी मैट्रिक्स है बी आई जे पी क्रॉस क्यू। यहाँ पर एम क्रॉस एन और पी क्रॉस क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम जो ए बी का प्रोडक्ट है वो तभी इक्वल होगा जब एन इक्वल होगा पी के। अगर एन इक्वल पी के नहीं हुआ तो हम इन दोनों को प्रोडक्ट नहीं कर सकते हैं। फिर आता है भाई हमारे पास डिटर्मिनेंट। यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई, ये मत सोचना कि बिल्कुल ही बेसिक है, हम आगे आगे बिल्कुल एडवांस लेवल पर जाएंगे। फिर आता है भाई हमारा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होता है भाई, हमारा -1 i प्लस जे इंटू माइनर। ठीक है, माइनर हमारा एम आई जे हो गया भाई। तो यहाँ पर देखो भाई हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए। ठीक है, अगर हम इसको फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसका डिटर्मिनेंट आ जाता है। याद रहे कि फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर भाई मैंने क्या कर रखा है, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको ओपन कर रखा है। जब हम इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं तो हमारे पास भाई डिटर्मिनेंट आ जाता है। ठीक है, ये भाई आप लोगों को बिल्कुल ईजिली आता होगा क्योंकि हम 11th-12th में ही पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो सीधी सी बात है भाई ए हमारा ये हो गया, तो हम इसको वो करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर -2 हो गया। ठीक है, फिर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और +0 ये आ जाएगा भाई। इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 5। ये बिल्कुल ईजी है भाई, ये आप लोगों को आना चाहिए। फिर आता भाई हमारे पास इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ ए सिंगल रो और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स आर 0। यदि हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में एक सिंगल रो और एक सिंगल कॉलम 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा। जैसे यहाँ पर क्या है भाई, रो है, ये पूरा 0 है, रो अगर पूरा 0 तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 ही होगा। आप निकाल सकते हैं इसका मैट्रिक्स, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हमें 0 ही मिलेगा। इफ़ ऑल एलिमेंट ऑफ
टू रो और कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन डिटर्मिनेंट बिकम जीरो। यदि किसी भी मैट्रिक्स के दो रो और दो कॉलम इक्वल हो जाते हैं तो भी उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो ही होगा। यहाँ पर देखो भाई दो कॉलम क्या है, बिल्कुल इक्वल है, तो दो रो बिल्कुल इक्वल है। अगर दो रो बिल्कुल इक्वल है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। फिर हम आगे आते हैं भाई, फिर ये कुछ प्रॉपर्टी है भाई डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। जैसे हमारे पास क्या है, ए बी है, ए बी का अगर हम डिटर्मिनेंट करते हैं तो क्या आता है, ए का डिटर्मिनेंट बी का डिटर्मिनेंट। यहाँ पर सबसे जो मेन प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की वो ये होती है भाई कि अगर हमारे पास के ए का हम डिटर्मिनेंट करते हैं, जहाँ पर के क्या है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, तो हमारे पास ये अगर ओपन होगी तो ऐसे होती है के की पावर एन और ए का डिटर्मिनेंट। यहाँ पर एन क्या है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पर ये रिमेंबर होना चाहिए। जैसे हमारे पास क्या है, किसी ने ए मैट्रिक्स दे दी और कहता है कि 2a का डिटर्मिनेंट निकालो। अब यहाँ पर 2 क्या हमारा कांस्टेंट है, तो हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे भाई कि के ए का डिटर्मिनेंट इक्वल किसके होता है, के की पावर n और a। यहाँ पर n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, देखो भाई 2a का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमें, 2 की पावर 3 क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 की पावर 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट। तो इसका जो आंसर आएगा वो 40 आएगा भाई। ये डायरेक्ट मत कर देना कि हम इससे मल्टीप्लाई करके और फिर ओपन करें। ये हमारे पास क्या होता है, 2 की पावर 3 होगा, इसको जब हम बाहर निकालते हैं तो 2 की पावर n हो जाता है, n होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और सेकंड जो प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की वो ये होती है भाई कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू होता है ए का डिटर्मिनेंट का इनवर्स इक्वल टू होता है 1/a का डिटर्मिनेंट। जैसे हमारे पास क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालो, तो हम बिल्कुल इजीली निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और उसको क्या कर देंगे, 1/a का डिटर्मिनेंट कर देंगे, तो उस क्या आ जाएगा हमारे पास, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। जैसे ए हमारे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है, हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम सिंपल ये प्रॉपर्टी लगा देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और उसको क्या कर देंगे, 1/a का डिटर्मिनेंट, तो क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर भैया हमारे पास ये क्या थी, डिटर्मिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टी थी। फिर आता है हमारे पास टाइप ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास वेरियस नंबर ऑफ मैट्रिक्स होते हैं भाई, हम यहाँ पर इनको टाइप ऑफ मैट्रिक्स को फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो भाई, पहली जो मैट्रिक्स होती है वो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होंगे, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होते हैं। जैसे हमारे पास 3x3, 2x2, 4x4, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होने चाहिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पर m क्या रिप्रेजेंट करा है, नंबर ऑफ रो को, और n क्या रिप्रेजेंट करा है, नंबर ऑफ कॉलम को। तो ये हमारी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। फिर जो सेकंड नंबर की मैट्रिक्स है भाई वो है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स के वो क्या होने चाहिए भाई, 0 होने चाहिए, देन इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। जो हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स के आर 0, देन इट इज डायगोनल मैट्रिक्स। नॉन जीरो कौन से हो गए भाई, हमारे पास जो ये हमारे पास ये डायगोनल हो गया, तो इनको छोड़कर और सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, तो वही हमारी क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी। जैसे हमारे पास ये क्या हो गया, A0 0B, तो ये 2x2 डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। ये क्या हो गई, 3x3 डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। फिर आता भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होती है। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट है वो डिफरेंट होते हैं। अगर दोनों इक्वल हो गए तो हम उसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ इस डायगोनल मैट्रिक्स आर सेम देन इट इज स्केलर मैट्रिक्स। जैसे ए और यहाँ पर ए, तो ये हमारे पास क्या हो गई, स्केलर मैट्रिक्स हो गई। फिर आता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स में क्या होंगे, हमारे पास जो भी डायगोनल एलिमेंट है वो सारे क्या हो जाएंगे, यूनिट हो जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिकल मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे ये 2x2 आइडेंटिकल मैट्रिक्स, 3x3 आइडेंटिकल मैट्रिक्स। फिर होती है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, उसको हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे। फिर क्या होता है भाई, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होते हैं, हमारे पास सिर्फ एक रो होगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। द मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो दैट इज रो मैट्रिक्स। फिर आता है भाई हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, हमारे पास सिर्फ एक कॉलम होता है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रो हो सकते हैं। द मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। तो हमारे पास एक कॉलम होगा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ रो हो सकते हैं, हम उसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। फिर आता है भाई हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, हमारे पास जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उससे ऊपर के सारे एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए और उससे नीचे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स
आर जीरो देन इट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के जितने भी एलिमेंट अगर वो सारे जीरो होंगे तो हम उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। फिर आता भाई हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होंगे कि जो हमारा मेन डायगोनल होता है उससे ऊपर के सारे जो एलिमेंट होंगे अगर वो जीरो हो जाते हैं तो हम उसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। फिर आता भाई हमारे पास सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, अगर ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो हो जाता है, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट अगर जीरो होगा तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो होगा तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। फिर हमारे पास आता है भाई पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, अगर हमारी ए की पावर के प्लस वन इज इक्वल टू ए हो जाता है तो हम कहेंगे के इज द पीरियोडिक नंबर, ठीक है। और यह हमारे पास जो ए है वो क्या हो जाएगी, पीरियोडिक मैट्रिक्स हो जाएगी। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए है तो यहाँ पर हमारे पास हम कहेंगे ए हमारे पास क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स है, और हमारे पास जो के है वो क्या है, पीरियोडिक नंबर है, ठीक है। फिर आता है भाई हमारे पास आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। हमारे पास भाई ये जो तीनों मैट्रिक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इनसे सीधे भाई हम आइगन वैल्यूज़ के क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पर सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना भाई। फिर आता है हमारे पास आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। मान लें हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, अगर हम उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास वापस अगर हमें ए मैट्रिक्स ही मिलती है तो हम उसको आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स यदि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो, ए हो। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, पीरियड ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आता भाई नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स में क्या कहता है कि अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, अगर हम उनको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है कोई भी, तो हम ए क्रॉस ए कर दे और हमें क्या मिल जाए, वो जीरो मिल जाए, तो हम उसको कहेंगे नील पोटेंट मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी नील पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए की पावर n इक्वल टू क्या हो, जीरो हो। n हमारे पास क्या है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर आता भाई सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स में क्या होता है, यदि स्क्वायर मैट्रिक्स इस प्रकार गिवन हो कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाए, आई हो जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पर सबसे ध्यान देने जो बात है वो ये है भाई कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, आई है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आफ्टर जब हम इसको सोल्व करते हैं हमें क्या मिलता है कि जो ए मैट्रिक वो किसके इक्वल होती है, ए इनवर्स के इक्वल होती है। मतलब जो हमारे पास इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है वो क्या होती है, सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स भी होती है। जैसे हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि हमारे पास ए इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है या नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, उसका ए इनवर्स निकाल लेंगे। यदि ए इनवर्स इक्वल टू किसके आ जाता है, ए के इक्वल आ जाता है, तो हम कहेंगे सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स है या इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। या सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हमारे पास ए इनवर्स निकालो, तो हम इजली ये देख लेंगे कि ए की ए से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर हमें वो आइडेंटिकल मैट्रिक्स इक्वल मिल जाता है तो हम कहेंगे कि दिस इज द इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, और जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है वही उसका क्या होगा, इनवर्स होगा। तो हम यहाँ से इजली ये प्रॉपर्टी याद करके ए इनवर्स भी निकाल सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है भाई हमारी, वो है भाई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है भाई, हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैन बी फाइंड आउट बाय कन्वर्टिंग रो इनटू कॉलम एंड वाइस वर्सा। जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स उसमें क्या होता है भाई, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर ए मैट्रिक्स है, ये वाली गिवन है, तो हमें ए का ट्रांसपोज निकालना है, तो हमारे पास ये क्या है भाई, रो को हम क्या लिख देंगे, कॉलम लिख देंगे, और ये हमारे पास क्या भाई, कॉलम, इसको हम क्या लिख देंगे, रो लिख देंगे। तो जैसे हमारे पास 1 2 3 को हम लिख देंगे 1 2 3, 4 5 6 को लिख देंगे 4 5 6, 7 8 9 को लिख देंगे 7 8 9। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ये भाई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है, लाइक ए प्लस बी है हमारे पास, ए प्लस बी का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। अगर हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज है तो क्या हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। फिर आता भाई हमारे पास या ए इनवर्स का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज का इनवर्स, तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालो या पहले डिटरमिनेंट निकालो फिर उसका ट्रांसपोज कर दो, तो भी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये कुछ प्रॉपर्टी है भाई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। फिर आता है भाई हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट क्या होता है, हमारे पास इस जो ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट होता है उसको डैगर से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। डैगर का ये सिंबल होता है भाई लाइक प्लस टाइप से, तो इसको हम क्या कैसे लिखते हैं,
ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज फिर उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो हमारे पास ये ए डैगर हो गया। ए डैगर को रिप्रेजेंट इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी मैट्रिक्स में आता है भाई। अगर हमारे पास रियल मैट्रिक्स होगी तो हम कह सकते हैं कि जो ए डैगर है वो किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। जैसे हमारे पास ये क्या भाई, ए है 0 आयोटा माइनस आयोटा 0, ये एक इमेजिनरी मैट्रिक्स है। तो इसका हम जो ए डैगर निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, 0 आयोटा माइनस आयोटा 0। जो डैगर उसको कैसे लिख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट से लिख सकते हैं, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कर देंगे। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में क्या होता है, जो इमेजिनरी पार्ट है अगर वो नेगेटिव होगा तो कॉन्जुगेट करने से पॉजिटिव हो जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो हमारे पास अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या आएगा, 0 आयोटा माइनस आयोटा और 0। तो यहाँ पर भाई कुछ प्रॉपर्टी है ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट की। वो कैसे भाई, ए प्लस बी का अगर डैगर करते हैं तो क्या आएगा, ए डैगर प्लस बी डैगर। ए बी का डैगर करते हैं तो क्या आ जाएगा, बी का डैगर ए का डैगर। ए बी सी का डैगर करते हैं तो क्या आ जाएगा, सी का डैगर बी का डैगर और ए का डैगर। ए डैगर का डैगर करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए इनवर्स का डैगर या ए डैगर का इनवर्स, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। फिर आता भाई हमारे पास रियल मैट्रिक्स। अब रियल मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स आर रियल देन इट इज रियल मैट्रिक्स। हमारे पास जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स है भाई, सारे के सारे एलिमेंट क्या है, रियल है, तो हम इसको रियल मैट्रिक्स कहेंगे। दिस इज नॉट रियल मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है, देखो भाई आयोटा प्रेजेंट है। अगर कोई भी इमेजिनरी प्रेजेंट होगा तो हम उसको रियल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। रियल मैट्रिक्स सिर्फ वो होगी जिसके सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे, रियल होंगे। फिर आता भाई हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होगा भाई, यदि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाए ए की तो हम उसको क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। देखो भाई हम नेक्स्ट पेज पे है वो, ठीक है। ये भाई मेरे हैंड रिटन नोट्स है, तो भाई जहाँ पर आप लोगों को समझ में ना आए मैंने हिंदी में भी लिख रखा है भाई अच्छे से, तो आप ये हिंदी वाला भी पढ़ सकते हैं कि कैसे इंडिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं, कैसे डिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं। तो देखो भाई जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें क्या होता है, ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब बात आती है भाई यहाँ पर कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट और डिपेंडेंट एलिमेंट की। देखो भाई हमारे पास जो इसमें हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए डी और एफ ये हमारे पास तीनों डिफरेंट है, तो 3 एलिमेंट तो ये हो गए भाई, बी सी ई ये हमारे पास क्या है, दोनों कॉमन है। तो हमारे पास हम क्या कहेंगे, ए डी एफ बी सी ई ये 6 एलिमेंट तो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट एलिमेंट है। और बी सी ई ये क्या हो गए, डिपेंड हो गए। डिपेंड क्यों हो गए, क्योंकि ये ऊपर भी आ चुके हैं और यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जो 6 एलिमेंट है वो तो इंडिपेंडेंट होंगे और जो 3 एलिमेंट है वो क्या होंगे, डिपेंड होंगे। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब हमने 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो हम पुट कर सकते हैं, देखो 3 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन में 2, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो हम कहेंगे 6 इंडिपेंडेंट एलिमेंट है और 3 क्या होंगे, डिपेंडेंट एलिमेंट है। तो भाई ये रिमेंबर होना चाहिए कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितने होते हैं, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। n क्या है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये मैंने एग्जाम्पल पुट करके सॉल्व भी कर रखा है कि 6 हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ डिपेंडेंट एलिमेंट कितने हो जाएंगे, टोटल एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, n इंटू n माइनस 1 आएगा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिपेंडेंट एलिमेंट का आ जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को जब सोल्व करोगे तो हमारे पास आएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 आएगा। और टोटल एलिमेंट क्या होते हैं, n स्क्वायर होते हैं। तो ये रिमेंबर होना चाहिए भाई कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और इन जो डिपेंडेंट एलिमेंट होते हैं वो होते हैं n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, फिर आता भाई हमारे पास एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका जो दूसरा नाम है वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, यदि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाए तो हम उसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसको हम सोल्व करके देख लेते हैं। जैसे हमने क्या लिया, ए बी सी माइनस ये हमने क्या ले लिए, एक मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं।
तो देखो भाई मैं इसका क्या करता हूँ, ए का ट्रांसपोज, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए के। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हम कहेंगे कि दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर नहीं कर पाते तो ये दिस इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज हमारे पास ये आ जाएगा भाई, यहाँ से क्या करेंगे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास भाई ये मैट्रिक्स आ जाएगी। अब देखो भाई ए का ट्रांसपोज इसके इक्वल है, ए हमारे पास ये है, तो दोनों की क्या करते हैं हम कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ से कंपेयर करो भाई, देखो ए बी सी माइनस टी प्लस ई माइनस टी प्लस ई माइनस बी डी प्लस ई माइनस सी माइनस एफ है, माइनस सी माइनस एफ है, सॉरी प्लस एफ है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो भाई मैच नहीं हो रहा अच्छे से, ठीक है। ये कब मैच हो सकता है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए बराबर हो जाए माइनस ए के, डी बराबर हो जाए माइनस टी के, और एफ बराबर किसके हो जाए माइनस एफ के। अब सीधी सी बात है भाई, ए अगर हमारा 2 है तो माइनस 2 के इक्वल तो नहीं हो सकता, डी हमारा अगर 4 है तो माइनस 4 के इक्वल तो नहीं हो सकता। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसलिए हमें ए को 0 मानना पड़ेगा, डी को 0 मानना पड़ेगा, एफ को 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि 0 इक्वल टू 0 यही एक कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, और कोई भी कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती है इन दोनों को इक्वल बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या मानना पड़ा भाई कि हमारा ए 0 है, डी 0 है और एफ 0 है। तो ये एक कंडीशन बन गई भाई कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमेशा 0 ही होंगे, ठीक है। 0 से अलग हम अगर हमें कुछ भी मिलता है तो हम डायरेक्टली कह देंगे दिस इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमारे पास यदि ए ये इक्वेशन है 0 बी सी माइनस बी 0 ई माइनस सी और 0, तो हमारे पास अगर हम इसका ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमारे पास ए का ट्रांसपोज ये आएगा। यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो देखो भाई ये और ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के। ये कब पॉसिबल हो सकता है, ये सिर्फ तब पॉसिबल हो सकता है जब डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 0। अगर डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं हुए तो भाई ये देखो दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर माइनस ए है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस टी, यहाँ पर प्लस टी, यहाँ पर माइनस एफ है, यहाँ पर प्लस एफ है। तो ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब ए भी 0 हो, डी भी 0 हो और एफ भी 0 हो। मतलब डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 ही होने चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, तो ही हमारी क्या होगी मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। फिर आता है भाई हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं भाई। इसकी प्रॉपर्टीज देखो, जो डायगोनल एलिमेंट है एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आर 0, ये एक प्रॉपर्टी सीधी है भाई कि डायगोनल एलिमेंट तो 0 होने ही चाहिए। फिर आता भाई नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये याद होना चाहिए भी कि हमारे पास जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी उसके इंडिपेंडेंट एलिमेंट थे n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, बट जो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल एलिमेंट उसके इंडिपेंडेंट एलिमेंट है वो क्या होंगे, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 होंगे। यहाँ पर n हमारा क्या है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे n इज इक्वल टू 3 मान लेते हैं, तो जो हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट कितने होंगे, 3 होंगे, और डिपेंडेंट एलिमेंट कितने हो जाएंगे, टोटल एलिमेंट माइनस नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है भाई। तो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है भाई, उसको अगर हम सिमेट्रिक पार्ट और एंटी सिमेट्रिक पार्ट में लिखना चाहते हैं तो उसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी होता है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक पार्ट। लाइक देखो भाई ऐसे, ए इक्वल टू होगा हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। जो ये पार्ट होता है भाई ये क्या होता है, सिमेट्रिक पार्ट होता है, और जो ये पार्ट होता है ये क्या होता है भाई, एंटी सिमेट्रिक पार्ट होता है। ये फॉर्मूला भाई रिमेंबर होना चाहिए, बिल्कुल ईजी है। ए इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ये मैंने भाई प्रूव भी कर रखा है कि क्यों हम इसको सिमेट्रिक पार्ट कहते हैं और इस पार्ट को हम क्यों एंटी सिमेट्रिक पार्ट कहते हैं। तो देखो भाई, इफ ए इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि हमारी ए क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा। तो इस फॉर्मूले में पुट करके देख लो भाई कि हमारे पास हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज की जगह पे ए पुट करेंगे प्लस हाफ ए माइनस ए के ट्रांसपोज की जगह ए पुट करेंगे, तो देखो भाई ए इक्वल टू क्या आ गया, ए आ गया। तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द सिमेट्रिक पार्ट। ए इज एंटी सिमेट्रिक, यदि ए हमारी क्या हुई, एंटी सिमेट्रिक हुई, तो ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ए के इक्वल होगा। तो ये पुट करके देख लो, ए इक्वल टू ए ही मिलेगा हमें। तो ये बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला है। अब हम आपको बताते हैं कि हम इसको सिमेट्रिक पार्ट क्यों कहते हैं और इसको एंटी सिमेट्रिक पार्ट क्यों कहते हैं।
देखो भाई हमारे पास क्या है, ये एग्जांपल दे रखा है और कहता है कि फाइंड सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द मैट्रिक्स। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका सिमेट्रिक पार्ट निकालो। पहले तो भाई हम इसको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। देखो भाई यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 2x1 का ऑर्डर है, ये 1x2 का ऑर्डर है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हम तभी कर सकते हैं जब 1 और 1 ये मैच कर जाए। यहाँ पर ये और ये दोनों मैच करने चाहिए भाई, तभी इनकी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। जब हम इनके मल्टीप्लाई सोल्व करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है भाई। अब हमें क्या है, इसका जो हमारे पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक पार्ट निकालना है। यहाँ पे मैंने हिंदी में अच्छी से समझा रखा भाई, ये टोटल मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, हमें निकालना है कि इस मैट्रिक्स में कितना सिमेट्रिक पार्ट है और कितना एंटी सिमेट्रिक पार्ट है। मतलब जो हमारे, हम ये नहीं कह सकते भाई कि ये जो सारी मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक पार्ट ही है, इसमें सिमेट्रिक पार्ट भी है, इसमें एंटी सिमेट्रिक पार्ट भी है। अब हम निकाल के बताते हैं कि सिमेट्रिक पार्ट कितना है और एंटी सिमेट्रिक पार्ट कितना है। देखो भाई जो सिमेट्रिक पार्ट है वो क्या होता है, हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज। यहाँ पर पी है तो पी लिख दिया, हाफ ऑफ पी प्लस पी का ट्रांसपोज। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये पार्ट आता है भाई, इसको हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। मतलब जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उसका सिमेट्रिक पार्ट आ गया। इसी प्रकार यदि एंटी सिमेट्रिक पार्ट निकालना चाहते हो तो क्या निकालोगे, हाफ ऑफ पी माइनस पी का ट्रांसपोज। उसको सोल्व करोगे तो हमारे पास एंटी सिमेट्रिक पार्ट आ जाएगा। और जब तुम लोग सिमेट्रिक पार्ट प्लस एंटी सिमेट्रिक पार्ट्स को दोनों को जोड़ोगे तो हमारे पास ऐसे ये मैट्रिक्स ये वाली मिल जाएगी। ठीक है, ये क्या मिल जाएगा, पी मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे वो भी दिखा देते हैं। देखो भाई ये एंटीसिमेट्रिक पार्ट हमने निकाल रखा है। एंटीसिमेट्रिक पार्ट क्या हो जाएगा, पी माइनस पी का ट्रांसपोज बाई 2। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है भाई। तो जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सिमेट्रिक पार्ट है, ये हमारे पास एंटीसिमेट्रिक है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगा। और ये वैल्यू किसकी थी, पी की थी। तो हमारे पास z प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया, पी आ गया। मतलब सिमेट्रिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स एंटीसिमेट्रिक पार्ट ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल हो गया, मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। तो ये भाई फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा कि इस पार्ट को हम सिमेट्रिक पार्ट कहते हैं और इसको हम एंटीसिमेट्रिक पार्ट कहते हैं। फिर हमारे पास भाई एक स्टेटमेंट है सिमेट्रिक और एंटीसिमेट्रिक के बारे में। तो देखो, अगर टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सिमेट्रिक देन देयर प्रोडक्ट ए बी इज आल्सो सिमेट्रिक इफ दे कोम्यूट। देखो भाई हमारे पास कोम्यूट और एंटी कोम्यूट ये दो पार्ट होते हैं भाई। इनको हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे कि कोम्यूट क्या होता है और एंटी कोम्यूट क्या होता है। यहाँ पर भाई सिर्फ मैं इतना बता सकता हूँ कि हमारे पास जो कोम्यूट और एंटी कोम्यूट होते हैं उनकी जो डेफिनेशन है वो ये होती है भाई कि जो कोम्यूट होता है ए बी का ब्रैकेट इक्वल टू 0 होगा तो कोम्यूट ब्रैकेट होती है। यहाँ पर ए बी का जो ये जो मंथली ब्रैकेट होती है अगर ये होगा तो ये 0 होगा तो एंटी कोम्यूट होगा। अगर ये होता है हमारे पास कोम्यूट होगा तो इसको हम ऐसे ओपन करते हैं ए बी माइनस बी ए, और जो एंटी कोम्यूट होता है उसको ओपन करते हैं ए बी प्लस बी ए। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप इतना ही रिमेंबर रखो भाई कि अगर हमारा ए बी इक्वल टू होगा बी ए के तो कोम्यूट होगा, ए बी इक्वल होगा माइनस बी ए के तो एंटी कोम्यूट होगा। यहाँ इसकी जो फुल हमारे पास फुल एक्सप्लेनेशन है वो क्वांटम मैकेनिक्स में होगी भाई। तो हम ये दो स्टेटमेंट और पढ़ लेते हैं भाई, फिर अपना जो यहाँ पर ख़त्म करते हैं और हम कल डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो भाई, टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सिमेट्रिक देन देयर प्रोडक्ट ए बी इज आल्सो सिमेट्रिक इफ दे कोम्यूट। कोम्यूट का भी मैंने बताया कि क्या होना चाहिए, ए बी इक्वल होना चाहिए बी ए के तो कोम्यूट होगा। अगर ए बी इक्वल हो माइनस बी ए के तो क्या होता है, एंटी कोम्यूट होता है। और इनको हम अच्छे से क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो देखो भाई हमारे पास गिवन दे रखा है टू मैट्रिक्स है, ए और बी दोनों क्या है, सिमेट्रिक है। तो गिवन क्या है, सिमेट्रिक का मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल। और फिर कहता है अगर ये दोनों कंडीशन हो जाए और ये दोनों कोम्यूट हो जाए तो हमारे पास जो ए बी है वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक का मतलब जो ए बी है उसका ट्रांसपोज भी किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। तो हम सोल्व करके देख लेते हैं। ए बी का ट्रांसपोज हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं ट्रांसपोज की। ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज हमारे पास बी के इक्वल है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो बी ए हो गया। अब ये क्या है, कोम्यूट है भाई, ये गिवन कंडीशन है। कोम्यूट क्या होता है, ए बी इक्वल टू बी ए के होता है। तो हम बी ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, ए बी पुट कर देंगे। तो ए बी का ट्रांसपोज किसके आ गया, ए बी के इक्वल आ गया। तो दिस इज द सिमेट्रिक हो गया।
यदि हमारे पास टू मैट्रिक्स है ए एंड बी आर सिमेट्रिक है देन देयर प्रोडक्ट इज एंटी सिमेट्रिक इफ दे एंटी कॉम्बिट। कह रहा है कि हमारे पास ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो एंटी सिमेट्रिक होगा यदि हमारे पास ये क्या होगी, एंटी कॉम्बिट होगी। तो एंटी कॉम्बिट की कंडीशन क्या होती है, ए बी इक्वल टू माइनस बी ए के। देखो भाई हमारे पास गिवन क्या है, ए और बी दोनों सिमेट्रिक है, मतलब ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो, माइनस ए बी। ये कंडीशन होगी तभी तो हम कहेंगे कि एंटी सिमेट्रिक है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो हम प्रूव करके देखते हैं। तो देखो भाई हम लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब गिवन कंडीशन क्या है, दोनों क्या है, एंटी कॉम्यूट। एंटी कॉम्यूट क्या होता है, ए बी इक्वल टू होता है माइनस बी ए के। तो हमारे पास हम पुट कर देते हैं यहाँ पर। देखो भाई ए बी का जो ट्रांसपोज हो किसके इक्वल होगा, माइनस ए बी के हो जाएगा। यहाँ पर हमने बी ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, माइनस ए बी पुट कर देंगे। तो दिस इज द एंटी सिमेट्रिक हो गया। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है भाई वो होता है हार्मिशियन मैट्रिक्स। फिर आता भाई हमारे पास हार्मिशियन मैट्रिक्स, ये जो हम भाई कल स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर भाई हमारे पास अभी 4-5 मैट्रिक्स और बची हुई हैं जिनको हम कल अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है भाई। और आप यहाँ से हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल ईजिली बना सकते हैं और उम्मीद करते हैं भाई आप लोगों को समझ में आया होगा। तो भाई अच्छे से पढ़ो।